नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अनुसार पेपर सेट 2 सत्र 2019 एफ के बारे में अध्ययन किए थे कि सेट एफ में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस क्या थे। हर पार्ट में मैं आपको बताया हूं कि 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप पीडीएफ से तैयारी लेके कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस को बताना अधिक टाइमिंग का लॉस करना होगा, अधिक समय लगेगा, जो अब समय बहुत कम है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कम समझ में आएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, जो पढ़े हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए कम से कम 1-2 नंबर के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी आप पीडीएफ से तैयारी कर सकते हो, नोट्स से तैयारी कर सकते हो, जो आपको मैं नोट्स बनवाया हूं या फिर अन्यत्र कहीं से नोट्स प्राप्त कर, ठीक है। पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। चाहे आप हंस के पढ़िए या फिर गा के पढ़िए या रो के पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान अनुसार पेपर सेट 3 सत्र 2019 348 एफटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अनिषेक जनन होता है। क्वेश्चन है अनिषेक जनन होता है। ऑप्शन है आपके मधुमक्खियों में, दूसरा ऑप्शन है आपका टर्की में, तीसरा दोनों, देन लास्ट कोई नहीं। ठीक है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले पार्ट से ही बता रहा हूं, जीव विज्ञान अनुसार पेपर जो पहला पार्ट है उसी से बता रहा हूं कि जहां पे दोनों और कोई नहीं की बात आ जाए तो बहुत सचेत हो जाया जाता है। या तो कोई एक होगा या फिर दोनों हो सकते हैं या फिर कोई नहीं हो सकता है। तो अनिषेक जनन की बात हो रही है। जब जनन चैप्टर आपको पढ़ाया गया था, पहला चैप्टर, तो उसमें अनिषेक जनन की चर्चा की गई थी। जैसे मधुमक्खियां, ड्रोन, है ना, मेल से क्या करती हैं, सिर्फ फर्टिलाइज करती हैं, उसके बाद से उनका कार्य समाप्त हो जाता है। तो अनिषेक जनन जो होता है वह मधुमक्खियों में भी होता है और टर्कियों में भी होता है, दोनों में होता है अनिषेक जनन, ठीक है। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही है? दोनों। ऑप्शन कौन सा सही है? दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के जीनोटाइप
कितने जीनोटाइप संभव हैं? ठीक है, यहां पे ऑप्शन है आपके 2, दूसरा 4, तीसरा 6, देन लास्ट 8। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है कि मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है। दो चीज है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, है ना। तो जीन क्या करता है, फिनोटाइप आपके रंग रूप आकृति को बताता है, जबकि जीनोटाइप क्या करता है, वह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तो यहां पे एबीओ की चर्चा हो रही है कि एबीओ रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। तो यहां पे देखिए, जो ए रुधिर वर्ग होगा उनमें ए टाइप का भी एंटीजन होगा, मतलब ए टाइप के भी रुधिर वर्ग पाए जाएंगे, ए और AO। बी वाले में बी BO। ठीक है, हमने क्या बताया, ए वाले में AA AO, जबकि बी वाले में, ठीक है, क्या हो जाएगा, BB BO। इसी तरीके से O वाले में यहां पे सिर्फ OO होगा, है ना, O और O होगा। तो ऐसे कंडीशन में काउंट कर लीजिए 2 4 6। समझ में आ रहा है, या तो आप इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए। तो इस तरीके से ऑप्शंस जो इसमें होंगे वह 6 सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु, बीटी जीव विष जीवाणु किस जीवाणु से होता है या उपस्थित होता है ना, द्वारा उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ऑप्शन यहां आपके हैं बैसिलस, बैसिलस वुल्गैरिकस, सेकेंड ऑप्शन बैसिलस थुरिंजियसिस, बैसिलस थुरिंजियंसिस, थर्ड ऑप्शन बैसिलस सबटाइलिस, then fourth option Bacillus megatherium, Bacillus
मेगा थीरियम, है ना, बैसिलस मेगाथीरियम। तो बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उपस्थित होता है? हमने आपको जैव औद्योगिक चैप्टर जब पढ़ाया था और उसके बाद की जो चैप्टर थी जीनी अभियांत्रिकी चैप्टर, उन सब चैप्टरों में मतलब दोनों में ही चर्चा हुई थी इसकी। बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उपस्थित होता है? तो ये एक प्रकार का कपास की जो खेती होती है मृदा में पाई जाती है। बीटी कपास का बीटी जो बैसिलस thuringiensis जीवाणु होती है वह मृदा में पाई जाती है और यह कपास को उतरने के कार्य आते हैं। ठीक है, तो ये मृदा में पाई जाती है और यह किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को लाभ न होता है, दूसरे तथा दूसरे को न लाभ होता है, न लाभ न हानि होता है, उसे कहते हैं ऑप्शन आपके हैं अंतर्जातीय परजीविता, अंतर्जातीय परजीविता, अंतर्जातीय परजीविता, सहभोजिता, दूसरा ऑप्शन है सहभोजिता, तीसरा ऑप्शन है सहोपकारिता, द लास्ट ऑप्शन है स्पर्धा। ठीक है, कह रहा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया मतलब परस्पर होने वाली क्रिया जिसमें जाति को, किस जाति को? जिसमें एक जाति को, जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को न लाभ न हानि होता है, न तो लाभ होता है दूसरे वाले को और न ही हानि होता है, उसे कहते हैं अंतरजातीय परजीविता। परजीविता का मतलब होता है दूसरे जीव पर निर्भर होने वाला, आंतरिक की बात हो गई। तो ये ऑप्शन आपके सही नहीं है। दूसरी देखिए सहभोजिता, ठीक है, जो क्या करे, भोजन को ले किंतु देना, है ना। तो ऐसे प्रक्रिया में हम क्या कहते हैं, ये वाला ऑप्शन सहभोजिता वाला ऑप्शन दूसरा सही है। सहोपकारिता भी नहीं है, जो सिर्फ उपकार करता हो, मतलब एक दूसरे से उपकार करते हो, आपस में लेन देन करते हो, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। स्पर्धा भी सही नहीं है। सहभोजिता ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन के नाम लिखिए। लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं बहुत छोटा करके लिख दिया क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछा गया है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए, क्या होता है उसका नाम। ठीक है, तो मैं आपको जब वृषण पढ़ाया था, ठीक है, तो बताया था कि इसमें बहुत सारी टेस्टिकुलर लाक्यूल होती हैं, वृषणीय पिंड, लगभग जिनकी संख्या 250 होती है ना। इसमें शुक्रजन नलिका होती है, पतली धागे रूपी, 1 से 3 जिनकी संख्या होती है, ऐसे मैं आपको बताया था, है ना। अब यहां पे इसको मैं पूरा डिटेल बता नहीं सकता, ठीक है, पिछले वीडियो में मतलब चैप्टर नंबर 3 में आपको मैं बताया हूं, है ना, तो वहां पे जाके अध्ययन कर सकते हैं आप। और बीच में डाटेड रूपी कोशिकाओं को कुछ दिखाया था, बताया था कि इन्हें ही हम कहते हैं अंतरालीय कोशिका। इन्हें ही क्या कहते हैं? अंतरालीय कोशिका के नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका, है ना। और यही क्या करती है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को उत्पन्न करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यही क्या करती है लीडिंग कोशिका? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन हो जाएगा लीडिंग सेल्स में, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब यही चीज आगे आपकी खुलती हैं, वृषणीय जालक, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ठीक है। तो वो सेकंड पार्ट हो जाती है, जनन के सेकेंडरी अंग हो जाती है, सहायक अंग जनन अंग हो जाती हैं, और वृषण जो होता है वो प्राथमिक जनन अंग होता है, हमने आपको बताया था। हो चुका? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकसित भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। ऐसे नाम लिखने हैं आपको 2 बीजों के जिनका विकास होने के पहले ही उसे हम क्या कर लेते हैं? उसके भ्रूणपोष को खा लेते हैं। तो ऐसे जगह पे क्या हो जाएगा? मूंगफली। चलिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं, ऐसे 2 बीजों के नाम, ऐसे 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें भ्रूणपोष, जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकसित भ्रूणपोष विकासशील
विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग, भ्रूण द्वारा उपयोग, उपयोग नहीं उपभोग होगा ना, उपभोग कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो ऐसे दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण कोश विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताने हैं दो बीज। तो यहां पे मूंगफली हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर में, मूंगफली। क्या होता है, विकास होने के पहले ही, अब विकासशील होने से पहले ही हम इनको क्या कर लेते हैं, पोषित मतलब उपभोग कर लेते हैं, मूंगफली। और दूसरी जो ऑप्शन हो जाएगी वह मटर, है ना। तो ये दोनों का आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। जैव विकास चैप्टर, हालांकि इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि जैव विकास चैप्टर निकाल दिया गया है, लेकिन कोई ठीक भी नहीं है ना, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको सिलेबस से कोई प्रभाव होने वाला नहीं है कि क्या निकाला गया और क्या नहीं निकाला गया। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह डार्विन। डार्विन ने ही क्या किया था, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है, बट मैं डार्विन लिख रहा हूं। डार्विन किसने, तो डार्विन ने यह कार्य किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण या संरक्षा, ठीक है ना, नियम अधिनियम कब पारित हुआ था, कब पारित किया गया। कब पारित किया गया, तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि जैव विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का कारण हुआ था। पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि उस फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक के नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ। ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि नीचे जगह मेरी ब्लैक बोर्ड की कम है, व्हाइट बोर्ड की,
तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आंसर ही बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखेंगे तो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पुनः रिपीट कर दे रहा है क्वेश्चन। उस फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों, है ना, जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग के कारण हुआ था। तो यहां पे 2 होंगे। आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस क्वेश्चन का। मैंने क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया था। जीन बैप्टिस्टे, नाम इनका है जीन बैप्टिस्टे, और जो दूसरा नाम है वो डार्विन का है, सॉरी लैमार्क का, डेमेट्री लैमार्क। इनको डी लैमार्क कहते हैं। डी लैमार्क का मतलब डेमेट्री लैमार्क, है ना। तो ये 2 नाम है। पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि उस प्राकृतिक वैज्ञानिक के नाम लिखिए, उस फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक के नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के अनुप्रयोग, मतलब उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ था। तो वह जीन बैप्टिस्टे ने कहा था और डी लैमार्क ने कहा था, ठीक है। बाकी आपको मैं सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, 1-2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आगे के 3-4 नंबर क्वेश्चन वाले को आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो खुद से। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। मैं आपको हर दिन एक नए टेस्ट पेपर के साथ, मतलब सेट 3 आज है, कल सेट 4, एक नए, या फिर सेट 3 ही होगा, उसका कोड चेंज होगा प्रश्न पत्र का, ठीक है। तो मैं 2020 से 2015 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। 15 से 20 मतलब 5 इयर्स, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि इसको तैयार कर लोगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।